नमस्कार, एससी क्विक प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार साम्राज्य की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य। जी हाँ, नमस्कार। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इसकी स्थापना, इसके प्रमुख राजवंश, शासक, उनका प्रशासन कैसा था और जबरदस्त वास्तुकला, इन सब पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये साम्राज्य मतलब अपने समय में इतना प्रभावशाली कैसे बना और फिर इसका पतन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए। तो सबसे पहले ये विजयनगर साम्राज्य ये शुरू कैसे हुआ? कौन थे इसके संस्थापक? इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, इसकी कहानी ना थोड़ी नाटकीय है। स्रोतों के हिसाब से इसकी नींव 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, ये दो भाई थे, उन्होंने रखी थी। ये संगमा के पुत्र थे, तो इनके वंश का नाम संगम वंश पड़ा। अच्छा, पर क्या ये मतलब शुरू से ही कोई राजघराने के थे या इनका बैकग्राउंड कुछ और था? नहीं नहीं, सीधे शासक नहीं थे ये। इनका सफर काफी, आप कह सकते, उतार चढ़ाव वाला रहा। ये पहले वरांगल के काकीतीय शासकों के यहाँ सामंत हुआ करती थे। ओके। फिर जब काकीतीय राज्य खत्म हुआ तो ये कंपिली राज्य में मंत्री बन गए, जो आज के कर्नाटक में पड़ता है। और उसके भी बाद द्वारा समुद्र के होयसल राजा थे वीर बल्लाल देव तृतीय, उनकी सेवा में चले गए। अच्छा, मतलब ये अलग अलग शक्तियों के अधीन काम कर रहे थे। तो फिर इसमें दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक का क्या रोल आया? स्रोतों में उनका जिक्र है। हाँ, वही कहानी में एक बड़ा मोड़ है। जब मोहम्मद बिन तुगलक मतलब एमबीटी ने दक्षिण में अपना दबदबा बढ़ाया, तो उसने कंपिली पर हमला किया और हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। उन्हें दिल्ली ले जाया गया। अरे, बंदी बना के दिल्ली ले गए? फिर तो लगा होगा कि बस अब सब खत्म। बिल्कुल। और दिल्ली में उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर भी किया गया। लेकिन किस्मत देखिए, दक्षिण भारत में खासकर उसी कंपिली वाले इलाके में तुगलक शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए। अच्छा, बस भेज दिया। ये तो बड़ा रिस्की कदम था उसके लिए। हाँ, उसने उन्हें दक्षिण में गवर्नर जैसा बनाकर भेजा। लेकिन यहाँ दक्षिण लौटकर उनकी मुलाकात हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध संत और विद्वान विद्यारण्य से। संत विद्यारण्य? हाँ, सुना है। तो संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर और उनकी प्रेरणा से इन दोनों भाइयों ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। और यहीं से विजयनगर साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल सही। संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में ही उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की नींव डाली और नाम रखा विजयनगर, मतलब विजय का शहर। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने खुद को सीधे राजा नहीं कहा। अच्छा, तो फिर? उन्होंने कहा कि हम तो भगवान विरूपाक्ष, जो शिवजी का ही एक रूप है और होयसलों के कुल देवता भी थे, उनके प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रहे हैं। इससे उनको एक तरह की धार्मिक और राजनीतिक मान्यता मिल गई। हाँ, ये तो क्लेवर मूव था, शासन को धर्म से जोड़ना। और राजधानी, कैपिटल कहाँ बनाई? राजधानी उन्होंने हम्पी को बनाया, वो भी तुंगभद्रा नदी के किनारे ही थी। बहुत स्ट्रेटेजिक और पवित्र जगह मानी जाती थी। आज भी हम्पी के खंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उस जमाने की शान दिखाते हैं। तो ये तो हुई संगम वंश की शुरुआत। लेकिन विजयनगर पर तो कई राजवंशों ने राज किया ना? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। विजयनगर पर मुख्य रूप से 4 राजवंशों का शासन रहा। क्रम से देखें तो संगम वंश, फिर सालुव वंश, उसके बाद तुलुव वंश और आखिर में अराविडु वंश। अच्छा, तो संगम वंश पर थोड़ी और बात करें। हरिहर और बुक्का के बाद कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए? संगम वंश जो है वो करीब 1336 से 1485 तक चला। इसमें कई राजा हुए, लेकिन देवराय द्वितीय का नाम खास तौर पर लिया जाता है। उनके टाइम में साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। देवराय द्वितीय, क्या खास बातें पता चलती हैं स्रोतों से उनके बारे में? ऐसा क्या था उनमें? देवराय द्वितीय ने, देखिए, सिर्फ साम्राज्य ही नहीं फैलाया, उन्होंने सेना को मॉडर्नाइज करने पर भी बहुत ध्यान दिया। उस समय दक्कन की सल्तनतों की जो घुड़सवार सेना थी, वो बहुत तगड़ी मानी जाती थी। हाँ, सुना है। तो उनका मुकाबला करने के लिए देवराय द्वितीय ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं दूरदर्शी कदम उठाया। उन्होंने बड़ी संख्या में मुस्लिम तीरंदाजों और घुड़सवारों को अपनी सेना में भर्ती किया, उनको जागीरें भी दी। अरे वाह! हाँ, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कुरान की एक कॉपी अपने सिंहासन के सामने रखवाई थी, ताकि मुस्लिम सैनिकों को कोई हिचक ना हो। ये तो जमाने के हिसाब से काफी प्रोग्रेसिव और स्ट्रेटेजिक सोच लगती है। मतलब धार्मिक सहिष्णुता भी और मिलिट्री मजबूती भी। और आर्ट्स वगैरह में उनका क्या योगदान था?
वो खुद भी विद्वान थे और आर्ट और लिटरेचर के बड़े संरक्षक भी। तेलुगु के बहुत फेमस कवि थे श्रीनाथ, वो उनके दरबार में थे। और उन्हीं के टाइम में फारस के शाह का एक दूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज़ाक, हाँ, उसका विवरण तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। रज़ाक ने जो लिखा है विजयनगर के बारे में, उसकी भव्यता, उसके बाजार, उसकी किलेबंदी, वो कमाल का है। उससे हमें उस समय की काफी अच्छी तस्वीर मिलती है। तो संगम वंश के बाद फिर सत्ता कैसे बदली? ये सालो वंश कैसे आया? देखिए, संगम वंश के जो आखिरी शासक थे वो थोड़े कमजोर साबित हुए, तो राज्य में थोड़ी अस्थिरता आ गई। इसका फायदा उठाया उनके एक शक्तिशाली सेनापति सालोव नरसिंह ने। उन्होंने 1485 में सत्ता पर कब्जा कर लिया और सालो वंश 1485 to 1505 की नींव डाली। इसको प्रथम बलापहार भी कहते हैं, मतलब बलपूर्वक सत्ता छीनना। अच्छा, प्रथम बलापहार। लेकिन इनका शासन तो शायद ज्यादा लंबा नहीं चला। हाँ, छोटा ही रहा। लेकिन सालोव वंश के टाइम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। सालोव नरसिंह के बेटे थे इम्माडी नरसिंह। वो नाबालिग थे जब राजा बने। तो असल ताकत उनके संरक्षक नरस नायक के हाथ में थी। हाँ। उसी दौरान 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डे गामा समुद्र के रास्ते से भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट यानी आज का कोझिकोड पहुंचा। ओहो, वास्को डी गामा का आना, ये तो मतलब हिस्ट्री बदलने वाली घटना थी। भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री रास्ता। बिल्कुल, यहीं से फिर यूरोपीय प्रभाव की शुरुआत हुई। तो क्या ये जो संरक्षक थे नरस नायक, उन्होंने बाद में खुद ही सत्ता ले ली? एग्जैक्टली। नरस नायक के बेटे थे वीर नरसिंह। उन्होंने 1505 में आखिरी सालोव शासक को हटा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गए। और यहीं से शुरू हुआ तुलुव वंश 1505 से 1570। इसको कहते हैं द्वितीय बलापहार। अच्छा, दूसरा बलापहार। और इसी तुलु वंश में हुए विजयनगर के सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय। इनके बारे में तो मतलब स्रोतों में जानकारी भरी पड़ी है। क्या वजहें बताई गई हैं उनकी महानता की? कृष्णदेवराय 1509 से 1529, इनका समय विजयनगर का गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण युग। स्रोत बताते हैं कि वो एक जबरदस्त योद्धा थे, बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे, कला और साहित्य के महान संरक्षक और काफी धार्मिक व्यक्ति भी थे। उनको आंध्र भोज, कन्नड़ राज्य रमण जैसी उपाधियां मिली, जो दिखाता है कि अलग-अलग भाषाओं और इलाकों में उनका कितना सम्मान था। उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थीं? किन लड़ाइयों ने उन्हें इतना पावरफुल बनाया? वो कमाल के सेनापति थे। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले बहमनी सुल्तानों के जो लगातार हमले हो रहे थे उनको रोका। 1510 में उम्मतूर के एक विद्रोही सरदार को हराया, शिव समुद्रम पर कब्जा किया। 1512 में बीजापुर से रायचूर दोआब छीन लिया। रायचूर दोआब, वो तो बहुत उपजाऊ इलाका था ना, और हमेशा झगड़े की जड़ रहता था। हाँ बिल्कुल, विजयनगर और बहमनी सल्तनतों के बीच वो सदियों से लड़ाई का कारण था। फिर उन्होंने पूरब में उड़ीसा के गजपति शासकों को कई बार हराया और कृष्णा नदी तक का इलाका वापस ले लिया। और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को बुरी तरह हराने के बाद उन्होंने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ली। यवन राज स्थापनाचार्य, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है यवन यानी मुस्लिम शासक के राज्य को फिर से स्थापित करने वाला। शायद ये बीजापुर सल्तनत में किसी दावेदार का उन्होंने समर्थन किया था, उसके संदर्भ में है। ये तो उनकी मिलिट्री पावर दिखाता है, लेकिन स्रोत उन्हें एक महान विद्वान और लिटरेचर का संरक्षक भी बताते हैं। उस पहलू पर क्या जानकारी है? हाँ, ये भी उनकी पर्सनालिटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खुद तेलुगु और संस्कृत के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में राजनीति और प्रशासन पर एक बहुत ही शानदार काव्य ग्रंथ लिखा, अमुक्तमाल्यदद। अमुक्तमाल्यदद, हाँ, ये तो बहुत फेमस है जी। ये आज भी तेलुगु लिटरेचर का एक मास्टरपीस माना जाता है। और उन्होंने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नाम का एक नाटक भी लिखा। और उनके दरबार के अष्टदिग्गज, ये कौन लोग थे? कृष्णदेव राय ने तेलुगु साहित्य को मतलब अभूतपूर्व संरक्षण दिया। उनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि और विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये उनके दरबार की शान थे। 8 दिग्गज? हाँ, इनमें सबसे प्रमुख थे अल्लासानी पेदन्ना, जिन्हें आंध्र कविता पितामह यानी तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। और एक और नाम जो सब जानते हैं, तेनाली रामकृष्ण। तेनाली राम? हाँ, उनकी चतुराई के किस्से तो आज भी चलते हैं। बिल्कुल।
तो ये सिर्फ कवि नहीं थे, एक तरह से राजा के कल्चरल एडवाइजर भी थे। अच्छा, उनकी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी कैसी थी? पुर्तगालियों के साथ उनके संबंध महत्वपूर्ण थे क्या? हाँ, उन्होंने पुर्तगालियों के साथ काफी प्रैक्टिकल और दोस्ताना संबंध रखे। देखिए, पुर्तगाली उस समय घोड़ों के बहुत अच्छे व्यापारी थे और विजयनगर की सेना को बढ़िया नस्ल के घोड़ों की जरूरत हमेशा रहती थी। हाँ, ये तो जरूरी था। तो उन्होंने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर के साथ भटकल में किला बनाने की संधि भी की और इसी वजह से उनके दरबार में डोमिंगो पेस और दुआर्ते बारबोसा जैसे पुर्तगाली यात्री भी आए। उन्होंने जो लिखा है वो विजयनगर को समझने के लिए बहुत कीमती है। और कंस्ट्रक्शन वगैरह, मंदिर वगैरह जो उन्होंने बनवाए? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कई भव्य मंदिर बनवाए और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया, जैसे प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम स्वामी मंदिर। उन्होंने अपनी माँ नागलंबा देवी के नाम पर नागलपुरम नाम का एक नया शहर भी बसाया और खेती के लिए सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया, बड़े बड़े तालाब और नहरें बनवाई। और एक और बात, वो उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के समकालीन थे। अच्छा, बाबर कंटेम्प्रेरी। तो कृष्णदेव राय वाकई एक मल्टी टैलेंटेड और प्रभावशाली शासक थे। अच्छा, तो तुलु वंश का अंत कैसे हुआ और फिर आखिरी राजवंश कौन सा था? कृष्णदेव राय के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। अंदरूनी झगड़े और साजिशें बढ़ने लगीं। तुलु वंश के आखिरी महत्वपूर्ण शासक थे सदाशिव राय, लेकिन असली ताकत उनके मंत्री राम राय के हाथ में थी। राम राय? हाँ, इनका नाम तो तालिकोटा के युद्ध से जुड़ा है। बिल्कुल, उन्हीं के समय में वो विनाशकारी तालिकोटा का युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने सदाशिव राय को हटाकर अरविडु वंश 1570-1650 की नींव रखी। तो अरविडु वंश का शासन तालिकोटा युद्ध के बाद शुरू हुआ। हाँ, ये वंश उस भयानक युद्ध के बाद आया जिसने साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी थी। तिरुमल ने राजधानी को विजयनगर यानी हम्पी से हटाकर पेनुकोंडा शिफ्ट कर दिया, बाद में चंद्रगिरी ले गए। इस वंश के राजाओं ने कोशिश तो की साम्राज्य को संभालने की, लेकिन वो पहले वाली ताकत और शान कभी वापस नहीं ला पाए। जो नायक या लोकल गवर्नर थे वो ज्यादा आज़ाद होते गए और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता गया। श्रीरंग तृतीय को इस वंश का और विजयनगर साम्राज्य का आखिरी शासक माना जाता है। इतना बड़ा साम्राज्य इतने लंबे समय तक चला, तो इसको चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी जबरदस्त रहा होगा। स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में? कोई खास सिस्टम थे क्या? हाँ, विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन काफी डेवलप्ड और यूनिक था। स्रोतों में दो खास सिस्टम्स का जिक्र बार बार आता है जिन्होंने साम्राज्य चलाने में बड़ा रोल निभाया। एक थी नायक प्रणाली या नायंकर व्यवस्था और दूसरी थी अयंगार प्रणाली। पहले ये बताइए कि साम्राज्य को एडमिनिस्ट्रेटिवली बांटा कैसे गया था, मतलब प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह? हाँ बिल्कुल, साम्राज्य को बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से बांटा गया था। सबसे बड़ी यूनिट होती थी राज्य या मंडलम, जिसे हम प्रांत या प्रोविंस कह सकते हैं। इनका शासन आमतौर पर शाही परिवार के लोग या बड़े अधिकारी करते थे। ठीक है। मंडलम को फिर बांटा जाता था वलनाडु या नाडु में, मतलब जिला। नाडु को फिर स्थल या सीमा यानी सब डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे छोटी यूनिट थी ग्राम यानी गांव। ओके, ये तो क्लियर है। अब ये नायक प्रणाली क्या थी? आपने कहा नायंकर व्यवस्था। स्रोत कहते हैं ये एकता सिस्टम से मिलती जुलती थी। हाँ, नायक प्रणाली, जिसे नायंकर व्यवस्था भी कहते हैं, उसमें दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली की झलक दिखती है, पर ये उससे अलग भी थी। इसमें होता ये था कि राजा, जो मिलिट्री चीफ्स या सरदार होते थे, जिन्हें नायक या अमर नायक कहते थे, उनको कैश सैलरी देने के बजाय जमीन का एक टुकड़ा दे देता था। इस जमीन को अमरम कहते थे। अच्छा, अमरम भूमि। तो इन नायकों की ड्यूटीज क्या होती थी? क्या वो सिर्फ आर्मी कमांडर थे? अमरियम जमीन से रेवेन्यू और दूसरे टैक्स वसूलने का हक था। इस कमाई का एक हिस्सा वो अपने और अपनी सेना के रखरखाव पर खर्च करते थे। सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी सब रखने पड़ते थे। और जब भी राजा को जरूरत होती थी, खासकर लड़ाई के टाइम, तो उन्हें अपनी सेना लेकर हाजिर होना पड़ता था। इसके अलावा अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, न्याय करना और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना भी उनकी जिम्मेदारी थी। वो किले बनवा सकते थे, मंदिरों को दान दे सकते थे, सिंचाई के साधन भी बनवा सकते थे। तो क्या ये पद वंशानुगत थे? मतलब बाप के बाद बेटा और राजा का कंट्रोल रहता था इन पर? देखिए,
थ्योरी में तो ये पद वंशानुगत नहीं थे। राजा नायकों का ट्रांसफर कर सकता था, उनकी जागीर जब्त भी कर सकता था। नायकों को अपनी कमाई का एक हिस्सा सालाना शाही खजाने में जमा भी कराना होता था और खास मौकों पर राजा को महंगे गिफ्ट भी देने पड़ते थे। लेकिन प्रैक्टिकली समय के साथ, खासकर जब राजा कमजोर हुए, तो कई नायक बहुत पावरफुल हो गए और लगभग आजाद राजाओं की तरह बिहेव करने लगे। और यही चीज बाद में साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बनी। अच्छा, ये तो हुई सेंटर और प्रोविंस लेवल की बात। गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? ये अयंगार प्रणाली क्या थी? अयंगार प्रणाली जो थी वो विजयनगर के रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ग्रामीण स्वशासन की रीढ़ थी। इसमें हर गांव को एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह ऑर्गेनाइज किया गया था। गांव का कामकाज चलाने की जिम्मेदारी 12 अधिकारियों या सेवकों के एक ग्रुप पर होती थी, जिन्हें मिलाकर अयंगार कहते थे। अयंगार, ये 12 लोग कौन होते थे और क्या काम करते थे? इन 12 अयंगारों में गांव के जरूरी काम करने वाले लोग शामिल होते थे, जैसे गांव का अकाउंटेंट, करनम, चौकीदार, तलैयारी, बढ़ई, लोहार, धोबी, नाई, पुरोहित, ये सब। ये गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखते थे, टैक्स वसूलते थे, गांव के छोटे मोटे झगड़े निपटाते थे, लॉ एंड ऑर्डर में मदद करते थे। इनकी सर्विस गांव के लिए जरूरी मानी जाती थी। तो क्या इनके पद भी वंशानुगत थे और इनको पेमेंट कैसे मिलती थी? हाँ, नायक सिस्टम के उलट अयंगार के पद आमतौर पर वंशानुगत होते थे। उनको कैश सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि गांव की फसल का एक हिस्सा मिलता था या फिर टैक्स फ्री जमीन मिलती थी, जिसे मान्यम कहते थे। वो अपनी सर्विस के बदले मिले इन राइट्स को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। इस सिस्टम से गांव के लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्टेबल रहा। क्या सेंटर और इन गांवों के बीच कोई लिंक था, कोई ऑफिसर वगैरह? हाँ, स्रोतों में एक महान्यायाचार्य नाम के ऑफिसर का जिक्र मिलता है। ऐसा लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी और इसका काम नायकों के काम पर नजर रखना और गांव और सेंटर के बीच एक कड़ी का काम करना था, ताकि राजा का कंट्रोल बना रहे। काफी डिटेल सिस्टम था। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब उस चीज पर आते हैं जिसने विजयनगर को अमर बना दिया, उसकी आर्ट और आर्किटेक्चर। हम्पी के खंडर आज भी दुनिया भर से लोगों को खींचते हैं। क्या खास बातें पता चलती हैं स्रोतों से? विजयनगर की वास्तुकला, जिसको द्रविड़ स्टाइल का ही एक क्लाइमैक्स माना जाता है, वो वाकई कमाल की है। उसमें भव्यता है, बहुत ज्यादा सजावट है और एक गहरी धार्मिक भावना भी दिखती है। हम्पी जो राजधानी थी, वो तो इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है। मंदिरों की बात करें तो उनकी सबसे खास पहचान क्या थी? वो पहले के द्रविड़ मंदिरों से अलग कैसे थे? विजयनगर के मंदिरों की कई खास बातें हैं। पहली तो है उनके बहुत ऊंचे सजे हुए और भव्य गोपुरम यानी एंट्रेंस गेटवे। हाँ। ये इतने बड़े होते थे कि दूर से ही पता चल जाता था कि यहाँ मंदिर है। ये शाही ताकत का सिंबल बन गए थे। हाँ, गोपुरम तो बहुत इंप्रेसिव होते हैं। दूसरी खास चीज है कल्याण मंडपम का बनना। ये मंदिरों के अंदर बने बड़े खुले खंभों वाले हॉल होते थे। इनका इस्तेमाल भगवान के सालाना विवाह उत्सव, जिसे कल्याणोत्सव कहते हैं, और दूसरे पब्लिक रिलीजियस फंक्शंस के लिए होता था। इन मंडपों के खंभों पर अक्सर बहुत बारीक नक्काशी होती थी। खंभों की नक्काशी का आपने जिक्र किया, हाँ, उसमें कुछ खास था क्या? हाँ, विजयनगर के खंभों की नक्काशी बहुत फेमस है। खंभों पर अक्सर उछलते हुए घोड़े या पौराणिक जीव होते थे, जिन्हें याली कहते हैं, और देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जाती थीं। घोड़ों का दिखना शायद इसलिए जरूरी था क्योंकि विजयनगर अपनी घुड़सवार सेना के लिए जाना जाता था और घोड़ों का इंपोर्ट उसके लिए बहुत जरूरी था। अच्छा। और एक और चीज, जो मुख्य देवता का मंदिर होता था, उसके साथ ही उनकी पत्नी यानी देवी अम्मन के लिए एक अलग छोटा मंदिर बनाने का रिवाज भी इसी समय डेवलप हुआ। कुछ खास मंदिरों के नाम और उनकी स्पेशलिटीज बताइए। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर सबसे पुराना है और आज भी वहां पूजा होती है। कृष्णदेव राय ने इसके गोपुरम को फिर से बनवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर आर्किटेक्चर के हिसाब से शायद सबसे शानदार है। वहां पत्थर को तराश कर बनाया गया एक विशाल रथ है। हाँ, वो पत्थर वाला रथ देखा है तस्वीरों में। और वहीं पे फेमस संगीतमय थंबे, म्यूजिकल पिलर्स भी हैं, जिनको हल्के से थपथपाने पर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसी आवाज निकलती है। ये तो इंजीनियरिंग और आर्ट का चमत्कार है। सच में म्यूजिकल पिलर्स कमाल है। हाँ, फिर हजारा राम मंदिर है, जो शायद रॉयल फैमिली का प्राइवेट मंदिर था। उसकी बाहरी दीवारों पर रामायण के सीन्स की बहुत डिटेल में नक्काशी है।
इसके अलावा लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर है। वो अपने म्यूरल्स, भित्ति चित्रों और विशाल नंदी की मूर्ति के लिए फेमस है। इन मंदिरों को बनाने में ज्यादातर वहीं मिलने वाला ग्रेनाइट पत्थर इस्तेमाल हुआ है। मंदिरों के अलावा रॉयल कॉम्प्लेक्स या पब्लिक यूज की और कौन सी बिल्डिंग्स जरूरी हैं? शाही इलाके में भी कई इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स थे, जैसे रानी का स्नानागार, क्वींस बाथ। ये एक चौकोर बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ गलियारा है और बीच में खुला कुंड। इसका स्टाइल थोड़ा इंडो इस्लामिक लगता है। अच्छा। कमल महल, लोटस महल, एक और खूबसूरत 2 मंजिला इमारत है जिसकी मेहराबें कमल की पंखुड़ियों जैसी दिखती हैं। शायद ये शाही औरतों के लिए था या राजा के सलाहकारों के बैठने की जगह रही होगी। हाथी खाना, एलिफेंट स्टेबल्स, एक लंबी इमारत है जिसमें हाथियों को रखने के लिए बड़े बड़े कमरे बने हैं। इसके गुंबद भी इंडो इस्लामिक स्टाइल के हैं। एक बड़े से प्लेटफॉर्म महानवमी डिब्बा का भी जिक्र आता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस था? हाँ, महानवमी डिब्बा या हाउस ऑफ विक्ट्री, ये एक बहुत ऊंचा और बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसा नाम से लगता है, इसका इस्तेमाल शायद महानवमी यानी दशहरा के बड़े फेस्टिवल के दौरान राजा करते होंगे, सेना की परेड देखने, नाच गाने के प्रोग्राम देखने और नायकों से गिफ्ट लेने के लिए। ये राजा की पावर और शान दिखाने का सेंटर था। इसके बेस पर शिकार, लड़ाई, डांस, म्यूजिक और रोज की जिंदगी के सीन बहुत खूबसूरती से उकेरे गए हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स ने हम्पी की किलेबंदी की बहुत तारीफ की है। उसके बारे में क्या पता चलता है? अब्दुल रज़ाक और डोमिंगो पेज जैसे यात्रियों ने हम्पी की किलेबंदी का बहुत डिटेल में वर्णन किया है, जो लगभग अभेद्य लगती थी। कहा जाता है कि शहर के चारों तरफ 7 परतें थी दीवारों की। 7 परतें? हाँ, और सबसे खास बात ये थी कि इन दीवारों के अंदर न सिर्फ शहर और महल थे, बल्कि खेती करने लायक जमीन, बाग बगीचे और जंगल भी शामिल थे। मकसद ये था कि अगर दुश्मन शहर को घेर भी ले तो अंदर खाने पीने की चीज़ों और पानी की कमी ना हो और शहर लंबे समय तक अपना बचाव कर सके। ये उस समय की मिलिट्री इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना था। आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उस समय का समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्या ये एक अमीर और खुशहाल साम्राज्य था? स्रोतों और विदेशी यात्रियों ने जो लिखा है उससे लगता तो है कि विजयनगर साम्राज्य, खासकर कृष्णदेवराय के टाइम में, काफी प्रॉस्पेरस था, अमीर था, लेकिन हाँ, समाज में काफी ऊंच नीच भी थी। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? वर्ण व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति क्या थी? समाज क्लियरली वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मणों का स्थान बहुत ऊंचा और सम्मानजनक माना जाता था। वो मंत्री, पुरोहित, विद्वान के तौर पर जरूरी रोल निभाते थे। क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी भी पावरफुल थी। महिलाओं की स्थिति थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है। मतलब एक तरफ तो स्रोत बताते हैं कि महिलाओं को शिक्षा मिलती थी, वो लिटरेचर, म्यूजिक, डांस में माहिर होती थीं, कुछ तो कुश्ती जैसे खेल भी सीखती थीं। अच्छा। शाही हरम में क्लर्क, अकाउंटेंट, बॉडीगार्ड के तौर पर भी औरतें थीं। बिजनेस में भी उनका हाथ था। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ समाज में बाल विवाह, पॉलीगैमी यानी बहुविवाह और सती प्रथा जैसी बुराइयां भी बहुत फैली हुई थी, खासकर ऊंचे तबकों में। अच्छा। हाँ, पर्दा प्रथा आमतौर पर नहीं थी। अर्थव्यवस्था का मेन बेस क्या था? क्या सिर्फ खेती पर ही डिपेंडेंट थे? खेती तो निश्चित रूप से इकोनॉमी का मेन बेस थी। राजाओं ने सिंचाई के साधनों जैसे तालाब, कुएं, नहरें बनवाने पर खास ध्यान दिया। इससे खेती का प्रोडक्शन, खासकर चावल का, बढ़ा। लेकिन विजयनगर की अमीरी में व्यापार का भी बहुत बड़ा हाथ था। ट्रेड, किन चीजों का ट्रेड होता था और किन देशों के साथ? विजयनगर का इंटरनल और फॉरेन दोनों ट्रेड काफी डेवलप था। राज्य के वेस्ट कोस्ट पर भटकल, होनावर, मैंगलोर जैसे कई बड़े पोर्ट्स थे। यहाँ से अरब, फारस, अफ्रीका, पुर्तगाल, चीन, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब देशों के साथ व्यापार होता था। क्या चीजें एक्सपोर्ट करते थे? मेन एक्सपोर्ट्स में थे कपड़े, कॉटन और सिल्क, चावल, शोरा, चीनी, मसाले, खासकर काली मिर्च, जड़ी बूटियां और कीमती पत्थर। और इंपोर्ट क्या करते थे? सबसे जरूरी चीज थी अरबी और फारसी घोड़े, जो सेना के लिए बहुत जरूरी थे। हाँ, घोड़ों का तो जिक्र पहले भी आया था। बिल्कुल। इसके अलावा हाथी दांत, मोती, तांबा, मूंगा, पारा, रेशम, गोलकोंडा की जो हीरे की खानें थीं, वो भी राज्य की कमाई का बड़ा जरिया थीं। ट्रेड को आसान बनाने के लिए अच्छी सड़कें और ट्रेड गिल्ड्स भी थीं। करेंसी सिस्टम कैसा था? कौन से सिक्के चलते थे? देखिए,
विजयनगर में एक स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम था। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलते थे और फेमस थे, जिन्हें वराह कहते थे। इन पर अक्सर वराह, विष्णु का अवतार या दूसरे देवी देवताओं जैसे विरूपाक्ष या जानवरों की तस्वीरें बनी होती थीं। इन्हें पगोड़ा भी कहते थे। वराह या पगोड़ा, सोने के सिक्के? हाँ, सोने के अलावा चांदी के छोटे सिक्के तार और तांबे के सिक्के जित्तल भी रोज के लेन देन के लिए चलते थे। इतने सारे और अच्छी क्वालिटी के सिक्के मिलना भी साम्राज्य की अमीरी का सबूत है। सब कुछ इतना शानदार, इतना शक्तिशाली, तो फिर इस महान साम्राज्य का पतन कैसे हो गया? क्या वजहें थी इसके अंत की? देखिए, इतने बड़े साम्राज्य के गिरने के पीछे कई कारण होते हैं अक्सर, लेकिन विजयनगर के केस में एक घटना बहुत डिसाइसिव साबित हुई। वो था 1565 ईस्वी का तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्हीं दो गांवों के पास लड़ा गया था। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी, ये किसके बीच हुआ था? आपने बताया था दक्कन की सल्तनतें शामिल थी। हाँ, ये युद्ध हुआ था। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य, जिसका लीडर उस समय असल में राम राय था, और दूसरी तरफ दक्कन की 4 मुस्लिम सल्तनतें, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इनकी मिली-जुली सेना थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि 5वीं दक्कनी सल्तनत बरार इस ग्रुप में शामिल नहीं थी। तो ये चारों सल्तनतें एक साथ क्यों आ गई विजयनगर के खिलाफ? वजह क्या थी इस बड़ी लड़ाई की? इसके कई कारण थे। एक तो रायचूर दोआब जैसे इलाकों पर कंट्रोल के लिए विजयनगर और दक्कनी सल्तनतों में सदियों से झगड़ा चल रहा था। दूसरा, धार्मिक मतभेद भी थे। लेकिन जो फौरी वजह बनी वो थी राम राय की पॉलिसीज। राम राय काबिल तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। अच्छा। उन्होंने दक्कनी सल्तनतों की आपसी फूट का फायदा उठाकर उनके इंटरनल मामलों में बहुत दखल दिया, उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया, कई बार सल्तनतों की राजधानियों पर हमला भी किया। इससे सुल्तान उनसे बहुत नाराज थे और उनको सबक सिखाना चाहते थे। आखिर में उनकी इन्हीं नीतियों ने उनको अकेला कर दिया और उनके पुराने दुश्मन उनके खिलाफ एक हो गए। और इस युद्ध का नतीजा क्या निकला? नतीजा विजयनगर के लिए भयानक विनाशकारी रहा। 23 जनवरी 1565 को ये लड़ाई हुई। भयानक खून खराबे के बाद विजयनगर की सेना बुरी तरह हार गई। कहते हैं कुछ सेनापतियों ने धोखा भी दिया। बूढ़े हो चुके राम राय को पकड़ लिया गया और वहीं मार डाला गया। और राजधानी हम्पी का क्या हुआ? सेना हारने के बाद जीतने वाली दक्कनी सेनाएं राजधानी हम्पी की तरफ बढ़ीं। उन्होंने उस शानदार शहर को कई महीनों तक लूटा, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया, महलों और बिल्डिंग्स को जलाकर राख कर दिया। ये तबाही इतनी भयानक थी कि हम्पी, जो दुनिया के सबसे अमीर और भव्य शहरों में गिना जाता था, पूरी तरह उजड़ गया। वो फिर कभी वैसा नहीं बन पाया। क्या तालीकोटा की युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य एकदम खत्म हो गया? नहीं, एकदम तुरंत खत्म नहीं हुआ। जैसा हमने पहले बात की थी, राम राय के भाई तिरुमल ने अरविडू वंश शुरू करके शासन जारी रखा। उन्होंने राजधानी को सुरक्षित जगह बदला और कुछ इलाकों पर कंट्रोल बनाए रखा। लेकिन तालीकोटा की हार ने साम्राज्य की मिलिट्री पावर, इकोनॉमी और इज्जत को ऐसी चोट पहुंचाई कि वो कभी उससे उबर ही नहीं सका। सेंट्रल पावर कमजोर हो गई, नायक आजाद होने लगे और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया। तालीकोटा असल में विजयनगर के गौरवशाली चैप्टर के अंत की शुरुआत थी। तो ये थी विजयनगर साम्राज्य की कहानी, हरिहर और बुक्का की रखी नींव से लेकर कृष्णदेव राय के सुनहरे दौर तक, और फिर तालीकोटा के युद्ध में उसके दुखद अंत तक। हमने इसकी यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, शानदार आर्किटेक्चर और उस समय के समाज को स्रोतों के जरिए समझा। 300 सालों तक दक्कनी सल्तनतों के प्रेशर को झेला और एक खास हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखने और उसे डेवलप करने में बहुत अहम रोल निभाया। हम्पी के खंडर आज भी हमें उसकी जबरदस्त विरासत की याद दिलाते हैं। या श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं, क्या सिर्फ तालीकोटा का युद्ध ही इतने बड़े साम्राज्य के पतन का अकेला कारण था? या जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं, क्या साम्राज्य के अंदर पहले से ही कमजोरियां आ चुकी थीं, जैसे कृष्णदेव राय के बाद काबिल उत्तराधिकारियों की कमी, पावरफुल नायकों का ज्यादा एम्बिशियस हो जाना, या अंदरूनी झगड़े जिन्हें इस युद्ध ने सिर्फ सतह पर ला दिया? इस पर और सोचा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर और पड़ताल की जा सकती है। तो चलिए अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं,
एक ऐसी सल्तनत का विश्लेषण करने के लिए जिसने दक्कन के पठार पर अपनी कह सकते हैं एक अमिट छाप छोड़ी, बहमनी सल्तनत। बिल्कुल। और ये वो दौर था जब आप देखें तो उत्तर में दिल्ली सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ रही थी और दक्षिण भारत जो है वो अपने राजनीतिक भविष्य को आकार दे रहा था। हाँ। तो इसी पृष्ठभूमि में बहमनी सल्तनत का उदय हुआ और शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के साथ इसकी जो प्रतिद्वंदिता थी उसने तो इस क्षेत्र के इतिहास को मतलब सदियों तक प्रभावित किया। आज की इस खास पड़ताल में हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम बहमनी सल्तनत की जड़ों को समझेंगे, ये कैसे बनी, इसके प्रमुख शासक कौन थे और उनके समय की बड़ी घटनाएं क्या थीं। साथ ही हम इसके प्रशासनिक ढांचे पर भी गौर करेंगे, है ना, खासकर वो शुरुआती 4 प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार, उनकी व्यवस्था क्या थी। बिल्कुल। और सिर्फ उदय ही नहीं, हम इसके पतन के कारणों को भी खंगालेंगे कि कैसे ये विशाल साम्राज्य आखिरकार 5 छोटी सल्तनतों में बिखर गया। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और इस बिखराव के मायने क्या थे। और हाँ, एक और बात, इस सल्तनत के ताने बाने में व्यापारियों की, खासकर वो देसी और अखाकी गुटों की क्या भूमिका थी, इस पर भी जरूर बात करेंगे। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं इसके जन्म से। आखिर ये बहमनी सल्तनत वजूद में आई कैसे? मतलब दिल्ली सल्तनत से इसका क्या कनेक्शन था? देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के एक, कह सकते हैं, बहुत विवादास्पद फैसले से। हाँ, राजधानी बदलने वाला। बिल्कुल वही। जब तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसे बाद में दौलताबाद कहा गया, ले जाने का फैसला किया, तो बहुत सारे अमीर, अधिकारी, सैनिक, वो सब उत्तर से दक्षिण आ बसे। लेकिन फिर जब उसने राजधानी वापस दिल्ली ले जाने का हुक्म दिया तो दक्षिण में बसे कई लोगों में असंतोष फैल गया। मतलब वो वहीं बस चुके थे, उनके हित वहीं जुड़ गए थे। तो एक तरह से दिल्ली सल्तनत के एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने, मतलब अनजाने में ही, दक्कन में एक नई स्वतंत्र ताकत के बीज बो दिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी असंतोष और अस्थिरता का फायदा उठाया दक्कन के कुछ महत्वाकांक्षी अमीरों ने। इनमें सबसे प्रमुख थे हसन गंगू। हसन गंगू, हाँ, जिनका मूल नाम इस्माइल मुख बताया जाता है। उन्होंने बाकी असंतुष्ट अमीरों को एकजुट किया, विद्रोह का झंडा बुलंद किया और 1347 ईस्वी में दौलताबाद के पास एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। अच्छा। और उन्होंने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की और गुलबर्गा, जिसका नाम उन्होंने एहसानाबाद रखा, उसको अपनी पहली राजधानी बनाया। यानी हसन गंगू या कहें अलाउद्दीन बहमन शाह इस सल्तनत के संस्थापक थे। ठीक है, उनके बाद सत्ता किसके हाथ में आई और क्या पड़ोसी विजयनगर साम्राज्य से टकराव शुरू से ही तय था? बहमन शाह के बाद उनके बेटे मोहम्मद शाह प्रथम शासक बने। वो एक योग्य प्रशासक साबित हुए। उन्होंने नए राज्य को संगठित किया और प्रशासन को मजबूत किया। और हाँ, ये बिल्कुल सच है कि उन्हीं के शासनकाल में दक्षिण के एक और शक्तिशाली राज्य विजयनगर साम्राज्य, हाँ, विजयनगर, जिसके शासक उस समय बुक्का प्रथम थे, उनके साथ लंबे और अक्सर कह सकते हैं खूनी संघर्षों का दौर शुरू हुआ। ये संघर्ष किस बात को लेके था? मतलब मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह थी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो बेहद उपजाऊ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था, रायचूर दोआब। अच्छा, रायचूर दोआब। हाँ, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि। इस इलाके पर नियंत्रण का मतलब था अनाज पर नियंत्रण, संसाधनों पर नियंत्रण और सामरिक बढ़त भी। तो यह टकराव बहमनी और विजयनगर के इतिहास का एक स्थायी हिस्सा बन गया, समझिए। क्या बहमनी सल्तनत में सभी शासक मतलब युद्ध और विस्तार पर ही केंद्रित थे या कोई ऐसे भी हुए जिनका झुकाव शांति या कला की तरफ रहा हो? देखिए, शासकों में विविधता तो थी। मोहम्मद शाह प्रथम के बाद कुछ कमजोर शासक भी आए, लेकिन फिर एक नाम आता है हुमायूं शाह का, 1458 से 61 तक। कार्यकाल छोटा था, लेकिन वो अपनी क्रूरता के लिए इतने कुख्यात हुए कि उन्हें जालिम यानी अत्याचारी कहा जाने लगा। जालिम? हाँ, उनका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि सल्तनत में स्थिरता हमेशा नहीं थी और आंतरिक क्रूरता भी एक पहलू था। दूसरी तरफ कुछ स्रोत मोहम्मद शाह द्वितीय को, जो शायद 1378 से 1397 के आसपास थे, उनको शांतिप्रिय मानते हैं। कहते हैं उन्होंने विजयनगर से शांति बनाए रखी और कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। तो हाँ, जालिम शासकों के साथ साथ शांतिप्रिय शासक भी हुए। एक और शासक जिनका नाम अक्सर लिया जाता है वो है फिरोज शाह बहमनी, 1397 से 1422 तक। उनके दौर में क्या खास हुआ? ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी वाकई एक दिलचस्प शख्सियत थे। उन्हें एक विद्वान शासक माना जाता है।
कई भाषाओं के जानकार थे। फारसी, अरबी, तुर्की तो थी ही। कहा जाता है कि वो स्थानीय भाषाएं जैसे तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भी जानते थे। अच्छा। हाँ, और उन्हें खगोल विज्ञान में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने दौलताबाद के पास एक वेधशाला मतलब ऑब्जर्वेटरी बनवाने का काम भी शुरू करवाया था। लेकिन क्या उनके समय में विजयनगर से शांति बनी रही या संघर्ष फिर शुरू हो गया? नहीं, फिरोज शाह के समय में विजयनगर से संघर्ष फिर तेज हो गया। उन्होंने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को हराया और इस युद्ध के बाद जो संधि हुई वो काफी कह सकते हैं अपमानजनक थी विजयनगर के लिए। कैसी संधि? देवराय प्रथम को न सिर्फ अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह से करना पड़ा, बल्कि बड़ी मात्रा में हर्जाना भी देना पड़ा और कुछ इलाके भी सौंपने पड़े। इससे बहमनी सल्तनत की ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ उस वक्त। युद्ध के बाद वैवाहिक संबंध ये उस दौर की कूटनीति का एक अहम हिस्सा लगता है। अच्छा, आपने शुरू में गुलबर्गा को राजधानी बताया था। ये राजधानी बीदर कैसे और क्यों शिफ्ट हुई? ये बदलाव आया फिरोज शाह के भाई और उनके बाद गद्दी पर बैठने वाले अहमद शाह प्रथम के समय में। उन्होंने 1422 से 1436 तक शासन किया। अहमद शाह प्रथम, हाँ, अहमद शाह को उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वली यानी संत भी कहा जाता है। हालांकि कुछ स्रोत उन्हें धार्मिक रूप से काफी कट्टर भी मानते हैं। अब राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले जाने के कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। जैसे? बीदर शायद भौगोलिक रूप से साम्राज्य के केंद्र के ज्यादा करीब था, जिससे प्रशासन और सेना का संचालन आसान होता। शायद वहां की जलवायु बेहतर थी, या हो सकता है रक्षा की दृष्टि से वो ज्यादा महफूज जगह मानी गई हो। और ये भी गौरतलब है कि बीदर एक ऐसी जगह थी जहां मराठी, कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं मिलती थी। ये दक्कन की मिलीजुली संस्कृति को भी दिखाता है। प्रशासनिक नजरिए से देखें तो अहमद शाह प्रथम को बहमनी सल्तनत के आखिरी शक्तिशाली और प्रभावी शासकों में गिना जाता है। आपने शुरू में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा स्थापित 4 प्रांतों का जिक्र किया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए ये प्रांतीय व्यवस्था ये कैसे काम करती थी? बांटा था, जिन्हें तरफ कहा जाता था। तरफ? हाँ, तरफ। और हर तरफ का मुखिया एक तरफदार या गवर्नर होता था। इस तरफदार के पास अपने प्रांत में काफी अधिकार होते थे। प्रशासन चलाना, लगान वसूलना और अपनी सेना रखना। ये व्यवस्था तब जरूरी थी जब सल्तनत नई नई बढ़ी थी और दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करना था। तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार, ये चारों तरफें सल्तनत की रीढ़ थी, कह सकते हैं। क्या ये व्यवस्था जहां तरफदार इतने शक्तिशाली थे हमेशा कारगर रही, या इसमें आगे चलकर कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हुई? बिल्कुल जरूरत महसूस हुई। समय के साथ इस व्यवस्था की कमजोरियां भी उजागर हुईं। जैसा आपने कहा, तरफदार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे और कभी-कभी केंद्रीय सत्ता यानी सुल्तान के लिए ही चुनौती बनने लगते थे। अच्छा। तो इस व्यवस्था में एक बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव आया, एक बहुत ही खास शख्सियत के दौर में, महमूद गवान। महमूद गवान, बहमनी इतिहास में ये नाम तो एक सुनहरे दौर का प्रतीक माना जाता है ना? निश्चित रूप से। महमूद गवान का दौर, जो मोहम्मद शॉ तृतीय के शासनकाल में आया 1463 से 1482, ये बहमनी सल्तनत का शिखर काल माना जाता है। जब मोहम्मद शाह तृतीय गद्दी पर बैठे, वो काफी युवा थे, तो ऐसे में शासन की असली बागडोर प्रधानमंत्री यानी वजीर सल्तनत महमूद गवान के हाथों में आ गई। और दिलचस्प बात यह है कि गवान मूल रूप से फारस मतलब ईरान से आए एक व्यापारी थे, लेकिन अपनी असाधारण योग्यता, ईमानदारी, प्रशासनिक क्षमता और कूटनीतिक समझ के बल पर वो सल्तनत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। एक व्यापारी से प्रधानमंत्री तक का सफर वाकई कमाल है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतना सम्मान मिला? विस्तार और व्यापार के क्षेत्र में उनके क्या योगदान थे? महमूद गवान एक बेहतरीन सेनापति और रणनीतिकार थे। उन्होंने बहमनी सल्तनत की सीमाओं का काफी विस्तार किया। पश्चिम में उन्होंने कोंकण तट पर विजय प्राप्त की और गोवा के अहम बंदरगाह पर कब्जा किया। गोवा पर कब्जा, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे सल्तनत का समुद्री व्यापार, खासकर अरब और फारस से घोड़ों का आयात बहुत बढ़ गया। और उस जमाने में अच्छी नस्ल के घोड़े सेना के लिए कितने जरूरी थे, ये तो आप जानती हैं। बिल्कुल। उन्होंने शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य को भी हराया और पूर्व में उड़ीसा तक सफल सैन्य अभियान किए। पर वो सिर्फ एक योद्धा या प्रशासक ही नहीं थे, वो शिक्षा और कला के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने बीदर में एक शानदार मदरसा बनवाया। हाँ, मदरसा का जिक्र आता है। हाँ, एक शिक्षण संस्थान जिसमें एक विशाल पुस्तकालय भी था।
ये मदरसा उस समय इस्लामी दुनिया में ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। क्या वो 8 प्रांतों वाली बात क्या थी? हाँ, ये महमूद गवान का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार था। उन्होंने महसूस किया कि वो जो शुरुआती 4 तरफ थे, यानी प्रांत, वो बहुत बड़े थे और उनके तरफदार असीमित अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे भ्रष्टाचार और विद्रोह का खतरा बढ़ रहा था। इसलिए गवान ने प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने और तरफदारों की शक्ति को संतुलित करने के लिए साम्राज्य को 8 छोटे प्रांतों या तरफों में बांट दिया। 4 से 8 कर दिया। हाँ, 4 से 8। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हर तरफदार के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्र को सीमित किया, उनकी सैन्य शक्तियों को कम किया और राज्य की कुछ भूमि सीधे केंद्र यानी खालसा के नियंत्रण में ले ली। लगान व्यवस्था में भी सुधार किए। इन सब सुधारों का मकसद था केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना और प्रशासन में जवाबदेही लाना। तो ऐसा लगता है कि जिस योग्यता ने गवान को शिखर पर पहुंचाया, उसी ने शायद दरबार में उनके दुश्मन भी बना दिए। मतलब उनके सुधारों का विरोध नहीं हुआ होगा क्या? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। महमूद गवान के सुधारों, उनकी बढ़ती ताकत और उनके अफाकी यानी विदेशी मूल के होने के कारण दरबार में एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ हो गया। अच्छा, ये अफाकी? हाँ, अफाकी मतलब विदेशी। ये गुट देसी अमीरों का था, यानी वो अमीर जो स्थानीय थे या लंबे समय से दक्कन में बसे हुए थे। उन्हें लगता था कि गवान, जो एक बाहरी व्यक्ति हैं, उनकी शक्ति और प्रभाव को कम कर रहे हैं। ये देसी और अफाकी गुटों का क्या मामला था? क्या ये सिर्फ गवान के समय की बात थी या सल्तनत में ये दरार पहले से मौजूद थी? ये दरार बहमनी सल्तनत की राजनीति का एक स्थायी हिस्सा थी। असल में देसी गुट में स्थानीय या पुराने बसे हुए अमीर थे, जिनमें से कई सुन्नी मुसलमान थे। वहीं अफाकी या परदेसी गुट में वो लोग थे जो हाल ही में ईरान, इराक, मध्य एशिया या अरब देशों से आए थे। अच्छा, इनमें व्यापारी, सैनिक, विद्वान सब शामिल थे और इनमें शिया मुसलमानों की संख्या काफी थी। महमूद गवान खुद इसी अफाकी गुट से थे। तो इन दोनों गुटों में सत्ता, पद और प्रभाव के लिए लगातार खींचतान चलती रहती थी। कुछ स्रोत व्यापारियों को भी अमीर कहते हैं और उन्हें परदेसी और देसी में बांटते हैं। परदेसी मतलब ईरान, इराक से आए शायद सुन्नी भी, और देसी मतलब स्थानीय मुस्लिम। ये थोड़ा जटिल है, लेकिन मुख्य बात यह है कि सल्तनत के अमीर वर्ग में स्थानीय और बाहरी का भेद बहुत गहरा था। और इसी गुटिये राजनीति ने फिर महमूद गवान के अंत की भूमिका तैयार की। बिल्कुल, इसी गुटिये राजनीति ने महमूद गवान के दुखद अंत की पटकथा लिखी। उनका अंत दुखद कैसे हुआ? मतलब इतने योग्य व्यक्ति के साथ क्या हुआ? देसी गुट के अमीरों ने गवान के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय, जो अब वयस्क हो चुके थे लेकिन शायद अभी भी उतने अनुभवी नहीं थे, उनके कान भरने शुरू कर दिए। अच्छा। उन्होंने एक जाली पत्र तैयार करवाया जिसमें ऐसा दिखाया गया कि महमूद गवान विजयनगर के राजा के साथ मिलकर सल्तनत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। सुल्तान इस धोखे में आ गए और बिना पूरी जांच पड़ताल किए गुस्से में आकर उन्होंने 1481 ईस्वी में अपने सबसे योग्य और वफादार मंत्री महमूद गवान को मृत्युदंड दे दिया। ओह, सिर्फ एक जाली पत्र के आधार पर? हाँ, ये तो सल्तनत के लिए बहुत बड़ा धक्का रहा होगा। बहुत बड़ा। महमूद गवान की मौत बहमनी सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था की तरह थे। उन्होंने अलग अलग गुटों को साध रखा था और सल्तनत को एक सूत्र में पिरोए रखा था। उनकी मृत्यु के बाद कोई भी इतना काबिल नेता नहीं बचा जो सल्तनत को संभाल पाता। सुल्तान को एहसास नहीं हुआ अपनी गलती का? कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत पछताए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके बाद जो सुल्तान आए वो और भी कमजोर और अयोग्य थे। केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से ढह गई। तो फिर तरफदार हावी हो गए होंगे? बिल्कुल। जिन प्रांतीय गवर्नरों यानी तरफदारों की शक्तियों पर गवान ने अंकुश लगाया था, वो फिर से बेलगाम हो गए। देसी और अफाकी गुटों के बीच का खूनी संघर्ष और तेज हो गया। दरबार साजिशों और कत्ल का अड्डा बन गया। सल्तनत अंदर से पूरी तरह खोखली होती चली गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था, बिखराव। हाँ, वो 5 सल्तनतें कैसे बनी? हाँ, महमूद गवान की मृत्यु के बाद अगले 40-50 सालों में एक एक करके विभिन्न प्रांतों के गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। बहमनी सल्तनत का विशाल ढांचा, आप कह सकती है, ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उसकी जगह 5 स्वतंत्र सल्तनतों ने ले ली। कौन कौन सी थी वो? पहली, अहमदनगर की निजाम शाही। इसके संस्थापक मलिक अहमद निजाम शाह थे। दिलचस्प बात है कि वो मूल रूप से एक परिवर्तित हिंदू ब्राह्मण पुत्र थे
और गवान के समय में ही उभरे थे। अच्छा। दूसरी, बीजापुर की आदिल शाही। इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, जिन्हें अक्सर ईरानी या तुर्क मुल्का बताया जाता था। तीसरी, गोलकुंडा की कुतुब शाही। संस्थापक सुल्तान कुली कुतुब शाह, जो तुर्कमेनिस्तान से आए थे। चौथी, बरार की इमाद शाही। संस्थापक फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क के, जो एक कन्नड़ हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और पांचवीं, बीदर की बरीद शाही। संस्थापक अमीर अली बरीद। ये सबसे छोटी सल्तनत थी और नाम मात्र के बहमिनी सुल्तान काफी समय तक बीदर में बने रहे, जबकि असली ताकत बरीद शाह वजीरों के हाथ में थी। इन 5 उत्तराधिकारी राज्यों का आगे चलकर क्या महत्व रहा? क्या ये आपस में ही लड़ते रहे या कभी एकजुट भी हुए? इन पांचों सल्तनतों को सामूहिक रूप से दक्कनी सल्तनतें कहा जाता है और इन्होंने अगले लगभग 200 सालों तक दक्कन की राजनीति, संस्कृति और कला को गहराई से प्रभावित किया। ये सच है कि ये अक्सर आपस में लड़ती रहती थीं, क्षेत्र के लिए, संसाधनों के लिए, वर्चस्व के लिए, लेकिन कभी-कभी ये बाहरी खतरे के खिलाफ, खासकर अपने पुराने प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एकजुट भी हो जाती थीं। जैसे तालीकोटा की लड़ाई। बिल्कुल सही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1565 की तालीकोटा की लड़ाई, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसमें बरार को छोड़कर बाकी 4 सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर की सेना को निर्णायक रूप से हराया। इस हार ने विजयनगर साम्राज्य की कमर तोड़ दी और वो फिर कभी अपनी पुरानी शान हासिल नहीं कर पाया। और कला वास्तुकला है भी इनका योगदान रहा। हाँ, बिल्कुल। इन सल्तनतों ने कला और वास्तुकला को भी खूब बढ़ावा दिया। बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह द्वारा बनवाया गया, आज भी अपनी विशालता और इंजीनियरिंग के लिए मशहूर है। हाँ, गोल गुंबज तो बहुत प्रसिद्ध है। और गोलकुंडा अपनी हीरे की खानों के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। कहते हैं मशहूर कोहिनूर हीरा भी यहीं से निकला था। अहमदनगर की चांद बीबी की मुगलों के खिलाफ वीरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। आखिरकार 16वीं और 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे इन सभी सल्तनतों को उत्तर भारत से आई एक नई महाशक्ति मुगल साम्राज्य ने अपने में विलीन कर लिया, खासकर औरंगजेब के लंबे दक्कन अभियानों के दौरान। तो अगर हम बहमनी सल्तनत की इस पूरी कहानी को समेटना चाहें, जो लगभग 1347 से शुरू होकर करीब 1800 साल तक चली, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या सबक मिलते हैं इससे? मेरे विचार में कुछ मुख्य टेकअवेज हैं। पहला, दिल्ली सल्तनत की नीतियों, खासकर वो राजधानी परिवर्तन वाली, उसके अप्रत्याशित परिणाम के रूप में दक्कन में एक शक्तिशाली और स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का उदय। सही। दूसरा, इसका इतिहास पड़ोसी विजयनगर साम्राज्य के साथ लगातार चलने वाले संघर्षों से भरा रहा, जिसमें रायचूर दोआब एक प्रमुख मुद्दा था। तीसरा, महमूद गवान जैसे भारी पृष्ठभूमि से आए अत्यंत योग्य व्यक्ति का उत्थान, जिसने सल्तनत को बुलंदी पर पहुंचाया, लेकिन जिसका दुखद अंत आंतरिक गुटबाजी की वजह से हुआ। ये दिखाता है कि योग्यता के साथ साथ राजनीतिक कौशल और समर्थन कितना जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। चौथा, अफाकी और देसी अमीरों के बीच की गहरी खाई और निरंतर संघर्ष, जो सल्तनत के पतन का एक निर्णायक कारण बना। और पांचवा, इसका विघटन 5 दक्कनी सल्तनतों में हुआ, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, जिन्होंने बाद में इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को नया मोड़ दिया। बहमनी सल्तनत ने दक्कन की कला, वास्तुकला, भाषा और समाज पर एक स्थायी प्रभाव डाला, जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। और ये कहानी शायद ये भी रेखांकित करती है कि कैसे आंतरिक फूट, चाहे वो जातीय हो, क्षेत्रीय हो या गुटीय, बड़ी से बड़ी सल्तनतों को भी कमजोर कर सकती है और अंततः उनके पतन का कारण बन सकती है। बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक कभी-कभी अंदरूनी दुश्मन साबित होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहमनी सल्तनत का उदय और अस्त होना वाकई मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बेहद नाटकीय और हाँ, शिक्षाप्रद अध्याय है। इसने दक्कन की पठार के राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। देखिए, इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मन में सवाल उठता है, क्या होता अगर महमूद गवान की हत्या ना हुई होती? क्या वो सल्तनत को एकजुट रख पाते? क्या बहमनी सल्तनत और मजबूत होकर उभरती? क्या तब दक्कन का और शायद पूरे भारत का इतिहास कुछ अलग होता? ये वो सवाल हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर तो नहीं है, पर ये इतिहास की जटिलता और एक व्यक्ति के निर्णयों के दूरगामी प्रभावों को जरूर उजागर करते हैं।